स्पीकर, जो फ्लोर पे रेज हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है तालबंद नौकरी चागी इलाके में, और हम इसके हवाले से हमारा ऑलरेडी हमने GIT बना दिया है और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी सारे हमने भेज दिए वहाँ पे उस एरिया में ताकि विज़िट करें और सारे हक़ाइक़ भी देख लें। और ऑर्डर इन द हाउस जो वाक़या हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोग भी जायकाडली शकीला नबी साहिबा, अभी आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है जी। ख़वातीन की ज़्यादा आ रही थी। बात यह है कि जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इसके लिए बाकायदा हमने GIT बना दिया और चीफ सेक्रेटरी और IG सारे वो उस एरिया में गए हैं और कोशिश है कि जल्द इस पे कोई फ़ैसला आ जाए और GIT जल्द बन के और उसमें सामने चीज़ें आ जाएं। और जो ज़ख्मी हैं मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उनको पूरी तौर पर अगर यहाँ पे उसका सहूलत नहीं है इलाज के, इनको कराची में बेहतरीन हॉस्पिटल के लिए वो भेज दें, और जो शहीद हुए हैं तो उनके लवाकीन के लिए कंपनसेशन भी दे देंगे। तो इंशाल्लाह जो भी हो सकता है गवर्नमेंट इंशाल्लाह GIT बना दिया। अगर GIT रिपोर्ट सुने से हम सब सुन। आप इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे हाउस की तवज्जो से आप इसके पहले ये है कि कमीशन का ऐलान करें ताकि लोग भी मुतमईन हो सके। GIT में पता नहीं कौन कौन होंगे, GIT भी हमारे मुल्क का है, मगर इसमें जुडिशल कमीशन अगर आप ये हमारी पार्टी की डिमांड भी है और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं सबकी डिमांड है, पूरा आवाम का डिमांड है, शुक्रिया। इसमें तमाम सियासी पार्टियों का डिमांड है। इसमें ये है कि आपकी बात सही है, पहले GIT की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुआ, फिर वो भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल GIT बना दिया जिस तरह जो में बना इंशाल्लाह सब फैक्ट एंड फिगर सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असेंबली का इजलास बरोज हकूक पे डाका डाल रहे हो, आप हमारे एम्प्लॉयज के हकूक पे डाका डाल रहे हो, आप हमारे स्टूडेंट के हकूक पे डाका डाल रहे हो। का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मसौदा कानून नंबर 14 इससे मुसद्दरा 2022 दोबारा पेश हुआ से मुतासिर होंगे। वजीर बराए मुकम्मल तालीम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मसौदा कानून नंबर 14 मुसद्दरा 2022 की बात अगली तारीख पेश करें। जनाब चेयरमैन, मैं इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी बिल जो जबरदस्ती मुसल्लत हो रहा है, जो ये प्रोफेसर के खिलाफ है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के खिलाफ है, जो हमारे आवाम के खिलाफ है, इस बिल को जबरदस्ती मंजूर कराने पर जो गवर्नर ने एतराजात लगाए हैं उसके खिलाफ हम एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। तहरीक पेश हुई। आया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मसौदा कानून नंबर 14 मुसद्दरा 2022 को कवायद इंज़िबाती कार बलूचिस्तान सूबाई असेंबली मुजरिया 1974 के कायदा नंबर 84 और 85(2) के तकाजों से एग्जाम करार दिया जाए। लिहाजा इस बिल के खिलाफ तहरीक पेश हुई। आया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज तहरीक मंजूर हुई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मसौदा कानून नंबर 14 मुसद्दरा 2022 को कवायद इंज़िबाती कार बलूचिस्तान सूबाई असेंबली मुजरिया 1974 के कायदा नंबर 84 और 85(2) के तकाजों से एग्जाम करार दिया जाता है। ये जोर जबरदस्त वजीर बराए मुकम्मल तालीम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मसौदा कानून नंबर 14 मुसद्दरा 2022 की बाबत अगली तहरीक पेश करे। असदुल्लाह बलूच वज़ीर महकमा ज़राअत वज़ीर बराए महकमा तालीम की जानिब से तहरीक पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसौदा मुसद्दरा 2022 मसौदा नंबर 2014 आप आइन के आर्टिकल 116 पढ़े और उसके बाद रूल ऑफ जनाब स्पीकर सेक्रेटरी साहब इनको बता दे कि इनको आर्टिकल की कापी भी हवाले कर ले और इनको जो है रूल ऑफ बिजनेस भी हवाले कर ले। आप कैसे हमें मुझे बता सकते हैं कि आप नहीं चला सकते हो? आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हो शेयर के साथ? आप तशरीफ लेके बैठ जाए। ये पेश हुई आइन के आर्टिकल 116 के तहत मुकम्मल इसकी जो है
मुकम्मल तरीक़ाकार इसमें अपनाया गया है। तहरीक पेश हुई है, उस पेश किया। जिस तरह मलिक साहब ने बात की कमिश्नर रक्षा डिवीज़न और वहाँ के तमाम जो इदारे हैं वहाँ उनसे रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके मुताबिक एक ड्राइवर ईरानी गाड़ी के ज़रिए अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा था और उसको हाथ दिया गया और वो ना रुका तो एक एहलकार ने उसे मार डाला। तो जिस तरह यहाँ गैलरी में बैठे हुए लोगों में से कोई एक अगर कोई गलती कर ले या उससे कोई ऐसी बात हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि उसमें ये हम सारे ऐवान में बैठे लोग शामिल हैं। तो वो भी हमारे फोर्सेस हैं, आवाम की अपनी राय है, फोर्सेस की अपनी राय है। जिस तरह पंजगूर में आयात बलोच का मसला हुआ था, फोर्सेस के लोग उसमें मुलविस थे, उन्होंने मारा था, उनको अदालत पकड़ा गया, उनको अदालतों ने सजाएं दी और उनको फांसी दी गई। अभी भी जिस तरह एक बंदा मारा गया है, एक दफ़ा 7 बंदे इसमें ज़ख्मी हो गए हैं और दूसरी मरतबा भी इसमें कुछ 5 बंदे ज़ख्मी हो गए हैं। अगर इसमें कोई सरकारी एहलकार मुलविस पाया गया, जो भी इस गलती का जिम्मेदार पाया गया, वो इस गलती का ज़रूर हिसाब देगा और इसका वो जवाबदेह होगा। इस पर वज़ीर आला साहब ने ख़ास एक्शन लिए है। ACS होम और चीफ सेक्रेटरी अभी भी नौकुंडी में बैठे हुए हैं, वो तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं और इसको हम CMIT में इंशाल्लाह दे देंगे और जिसको भी CMIT में उस कमेटी में गिल्टी पाया गया उसको उसके किए की ज़रूर सज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगी। दूसरी बात, जिस तरह सदर अब्दुर्रहमान केतरान साहब ने कहा, कल हमारी हुकूमत के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कौमी असम्बली में कहा है। हमेशा बलूचिस्तान के साथ यही हुआ है, चाहे पंजाब से हुकूमत बनी है या जहाँ से भी बनी है, तो उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के मामलात में मुदाखलत की है। आज जिस जमहूरी तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत को हटाया है और जिन जमातों के साथ मिलकर हमने जमहूरी अमल से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है और फलाना पार्टियां हमारे साथ मिली हुई हैं, उसी तरह बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ वही जमायतें उसी जमहूरी अंदाज में चेंज लाया गया है। तो जिसको भी अपनी सियासी साख बचानी होती है या जिसको भी सियासत करनी होती है तो वो बलूचिस्तान के नाम पर इस्तेमाल करता है। बलूचिस्तान का असम्बली भी दूसरे असम्बलियों की तरह एहतराम रखता है, बलूचिस्तान का असम्बली भी कौमी असम्बली की तरह एहतराम रखता है। वहाँ अगर जमहूरी तरीके से कोई तब्दीली लाना, सियासी पार्टियों से मिलकर एक जमहूरी अमल है, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में भी उसी तरह से एक जमहूरी तब्दीली लाना एक जमहूरी अमल है। लिहाजा मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी तो नून लीग की इत्तेहादी है, उसी कौमी असम्बली में आपकी पार्टी के अरकान जो उनके साथ हुकूमत का हिस्सा है उनको जवाब देना चाहिए। तभी बलूचिस्तान असम्बली हम क्या बात करें? अभी वो उनकी तर्जुमानी पार्टी की मैं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से उनको जवाब दे रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनकी इन अल्फाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और उनको खबरदार करता हूँ कि जिस तरह आप दूसरे सूबों के मामलात में बलूचिस्तान मुदाखलत नहीं रखता, इस तरह आप भी हर चीज़ में बलूचिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। CM साहब आप रिस्पॉन्ड करना पे पुरअमन शहरियों पर जो अंदाज़ों फायरिंग की गई उसमें हमीद बलोच शहीद हुआ। उसके बाद एक पुरअमन रैली तालबंदी शहर से निकला चागी के मुकाम से, वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। इसी असना में दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अवाम पर अंदाज़ुन फायरिंग की गई। उसमें बहुत से अवाम उसमें ज़ख्मी हुए। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि निहत्ते अवाम पे हमारे हुक्मरान
انہیں روزگار تو نہیں دے سکتے مگر اس پہ گولیاں ایسے ہی برساتے ہیں کہ جہاں فلسطین کے لیے ہم روتے ہیں، کشمیر کے لیے ہم روتے ہیں، مگر جہاں بلوچستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں آج کے اس فلور کی توسط سے الیکٹرک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا بھی مذمت کرتا ہوں کہ اتنی بڑے واقعات کو وہ نہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، نہ اس پر کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے. تو میں اس اسمبلی کے فورم سے اس جنونیت کو، اس وحشیانہ اقدام کو، اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں کہ عوام پر گولیاں برسانا، ظاہر ہے جمہوریت ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں جمہوری طریقے سے لوگ اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں، تو اس پر اندھادھند فائرنگ کی گئی. اس دن بھی ہم نے اسی فلور پر کہا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن اس پر بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں جناب چیئرمین، تاکہ وہاں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں عوام کے ساتھ وہ منظر عام پر آ جائیں. تھینک یو جناب. تحریک پیش وہایا بلوچستان یونیورسٹیز کا مسودہ قانون مصدرہ 2022 مسودہ قانون نمبر 14 مسودہ 2022 کو فی الفور زیر غور لایا جائے. تحریک منظوری بلوچستان یونیورسٹیز کا مسودہ قانون مصدرہ 2022 مسودہ قانون نمبر 14 مسودہ 2022 کو فی الفور زیر غور لایا جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، آج سے 3 دن قبل جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت بھی ہم نے دانا پت نوکنڈی کے حوالے سے جو وہاں کے نیتے عوام پہ جو فائرنگ کی گئی اور جس میں عبدالحمید بلوچ نامی شخص شہید ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ 5 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے تھے. جناب اسپیکر صاحب، یہ کہاں کا قانون ہے کہ ریاست جس کا درجہ ماں کی ہے اور ماں اپنے بچوں کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، ان کے صحت کا خیال رکھتا ہے، ان کی علاج کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جب لوگ اپنے روزگار ریاست خود تو نہیں دے سکتا، لیکن جب اپنے نان شبینہ کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگ بارڈر کی طرف نکلتے ہیں، چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، تو ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہے. چمن کے مکان پہ بھی، میرے خیال میں چمن میں بھی جو لوگ چمن کے بارڈر سے اس ٹریڈ پہ کام کرتے تھے، گزشتہ 1 سال پہلے 3-4 دفعہ وہاں پہ فائرنگ کی گئی، بہت سارے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، لیکن اب یہ پھیلتا جا رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان جس کی 80% آبادی، جن کا رزق روٹی یہاں پہ یا مالداری ہے یا زراعت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اس صوبے میں قحط سالی ہے اور لوگ بارڈر کا رخ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس ٹریڈ سے وابستہ تھے. چند ماہ پہلے ہزاروں نہیں بلکہ بلوچستان کے طول و عرض سے، ہر ضلع سے، پنجگور، گوادر، تربت، ان بارڈرز پہ لاکھوں لوگ کام کے لیے نکلتے تھے، لیکن بیک جنبش قلم بارڈر ٹریڈ کو بند کر دیا گیا. جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، جنہوں نے اپنے مال مویشی بیچے تھے، جنہوں نے قرض لیے تھے، چھوٹی موٹی گاڑیاں خریدی تھی، سب وہ بارڈر پہ لگے ہوئے تھے اور کاروبار کر رہے تھے. اور اس بارڈر کاروبار کو ختم کر کے بعد میں اس کو ٹوکن پہ شروع کیا گیا، اور اس ٹوکن کے ذریعے میرے خیال میں چند سو لوگ، جہاں کدھر لاکھوں لوگ اور چند سو لوگ جن کو ٹوکن دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ اسی بارڈر پہ دشوار گزار پہاڑیوں میں، جھاڑیوں میں، بارڈر کے مختلف علاقوں میں یہی کاروبار سے پھر بھی منسلک رہے. لیکن گزشتہ دنوں نوکنڈی کے مقام پہ
जो उस बड़े रेगिस्तान में उन पे फायरिंग की गई और फिर उनकी गाड़ियों के टैंकियों में रेत भर दिया गया और उनको इस रमज़ान के महीने में बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। बहुत सारे लोगों की उस रेगिस्तान के अंदर भी अमवात हुई। जनाब चेयरमैन साहब, इसके बाद रद्द अमल में तो कुछ होना था। सीएम साहब बैठा हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे एक हुकूमत भी है, यहाँ पे इंतज़ामिया भी है, होना तो ये चाहिए था कि इस कशीदा हालात के बाद इंतज़ामिया ने फायरिंग करके जिन लोगों को ज़ख्मी किया और एक शख्स शहीद हुआ, उनके लवाकिन से बात करते, वो मोज़रत करते और हमने उस दिन भी यहाँ पे मुतालिबा किया कि एक कमीशन बननी चाहिए जो कमीशन देखे कि ये वजह किस वजह से ये हालात वहाँ पे रूनुमा हुआ। लेकिन कल दोबारा इस रमज़ान के महीने में वो लवाकिन दोबारा एक दफ़ा सरापा एहतजाज थे, जो नाते लोग थे जिनके हाथों में मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक खुले मैदान में जब FC कैंप की तरफ वो जा रहे थे, उन पे दोबारा फायरिंग की गई और फायरिंग भी इस तरह कि उनको सीधी गोलियां लगी है। जनाब स्पीकर साहब, किसी को सीने में लगी है, किसी को गर्दन में लगी है। कल हम हॉस्पिटल भी गए। बदकिस्मती ये है कि मुअज़्ज़िब दुनिया में तो लोगों पे गोलियां बरसाना नहीं होता है, वहाँ पे रबड़ की गोलियां होती है या गर्म पानी होता है। हम कहते हैं हमारी किस्मत में तो यही गोलियां लिखी है, लेकिन फिर भी किसी इंसान को मारने के बजाय कम से कम उसके टांगों में मार दिया जाए, बजाय उसके सीने में मार दिया जाए। ये कोई दुश्मन का कोई फौज नहीं है, ये खुदा न खास्ता हमला आवर हुए हैं, यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो रिस्क कमाने के लिए, जो रोजी कमाने के लिए बच्चों, आजकल सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीर देखे आपको मेरे ख्याल में आप देखकर हैरान परेशान होंगे कि किस तरह ये दुश्वार गुजार रेगिस्तानों में मोटरसाइकिलों पे, कांधों पे थोड़ी सी तेल लाकर किसी मकाम पे पहुंचाते हैं और शाम तक 1000, 2000, 3000 रुपए कमाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इनके रोजगार का बंदोबस्त हुकूमत वक्त करता, रियासत करता, लेकिन वो ये कुछ न कर सका। उसके बाद इन गरीब और मिस्कीन लोगों की किस्मत में फिर ये गोलियां है। जनाब स्पीकर साहब, हमने कल भी परसों भी मुतालिबा किया था और आज भी हमारा ये मुतालिबा है कि ये दिन ब दिन ये वाक़या बढ़ता जा रहा है। और उस दिन हमने वॉकआउट भी किया था। हमने इसी चेयर पे जिस पे आप बैठे हुए थे, हमने आपसे गुजारिश की कि आप रूलिंग दे दी, ये इख्तियार आपका है। अगर उस दिन वज़ीर आला नहीं था, इस पे कमीशन बनना चाहिए, इस पे इन लोगों को देखना चाहिए कि ये किस वजह से हुई। लेकिन आज उससे पहले कि इस पे कमीशन बनता, आज फिर 6-7 अफराद जो है मजीद गोलियों का निशाना बन गए और सिविल हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में शदीद जो है जख्मी भी पड़े हुए हैं और आगे न जाने क्या और भी नुकसान होने वाला है। सिर्फ इंतजामिया की DC, कमिश्नर या इस किस्म के लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं है। अगर मसले का हल करना है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर इसको उस बुनियाद से देखा जाए कि मसला किस वजह से पेश आया, ये लोग चाहते क्या है। ये लोग जो हमेशा गोलियों का निशाना बनते हैं, हमेशा इस गोलियों के सामने आते हैं, तो इनकी ज़रूरत क्या है। इनकी ज़रूरत वही है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि अपने बच्चों का पेट पालना। अगर किसी एक मुल्क में, किसी रियासत में ये जुर्म है, मेरे ख्याल में फिर ये बलूचिस्तान की आवाम की किस्मत में लिखी है कि वो बॉर्डरों पे जो लोग बसते हैं उनका रोज़ी और रिस्क वही है। और वो हमेशा मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत कोई सिस्टम बनाए, कोई तरीक़ाकार बनाए, कोई कानून बनाना चाहते भी है, बॉर्डर ट्रेड के हवाले से कोई कानून बनाए ताकि यहाँ पे बसने वाले वो लोग जिनकी रोज़गार यही है, जिनकी ज़िंदगी यही है, तो कम से कम अपनी कारोबार कर सके। आज फिर भी जनाब स्पीकर साहब, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और ये मेरा मुतालिबा है कि जिन लोगों ने भी ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे किया है, एक कमीशन बननी चाहिए और उस कमीशन को ये इख्तियार मिलनी चाहिए कि जो लोग भी शहीद हुए हैं या ज़ख्मी है, वो कमीशन उनकी बातें सुने और अपने फैसले करे। शुक्रिया मलिक नसीर शाहवानी साहब। कोरमेंगल साहब, मेरे ख्याल में पार्टी का मौक़िफ़ अगर आ गया तो फिर नज़ला ज़ेर साहब अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाए ताकि सवाल वापस। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। 2 दिन पहले कौमी असम्बली में
خواجہ آصف صاحب نے اس صوبے کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا گزارش کر دوں جی کہ الحمدللہ اس نے کہا کہ اس پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس صوبے میں بلوچستان میں حکومت، آگے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میں آگے اس کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو غلط بتایا گیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پہ ایک جمہوری طریقے سے حکومت تبدیل کی گئی۔ الحمدللہ ہم نے لوٹے نہیں اٹھائے، جیسا کہ آپ نے مرکز میں حکومت تبدیل کی ہے، لوٹے بنا کے 22-23 لوٹے بنائے، ہم نے یہاں پہ کوئی لوٹا نہیں بنایا۔ بی اے پی کی حکومت تھی، اس میں ہم چینج لائے، الحمدللہ بی اے پی کا ہی وزیر اعلیٰ بنا ہے، جس میں اس کو اس پورے ایوان کی حمایت حاصل ہوئی۔ ہم جمہوری طریقے سے تبدیلی لائے۔ آپ اپنی حکومت کو دیکھیں جو آج آپ کی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے یا آپ نے حکومت سازی کی ہے، یا جس طریقے سے آپ نے ایک ایکس اسپیکر، ایک ایکس چیف منسٹر کے ساتھ پنجاب کی اسمبلی نے جو، یا ایک ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ اسمبلی کے فلور پر جس طریقے سے پولیس کو اندر گھسیڑا گیا، مارا گیا، ڈپٹی اسپیکر کو بے عزت کیا گیا، ایک جو سابق اسپیکر ہے اس کو بے عزت کیا گیا، اس کے بازو توڑے گئے، الحمدللہ یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوئی۔ ہاں اس سے پہلی حکومت نے تو ضرور آپ کی جو ادھر کاروائی ہوئی، وہ کاروائی آپ جو جس حکومت کو ہم نے تبدیل کیا، ہاں اس نے گیٹ بھی اسمبلی کے توڑے اور بختر بند گاڑیاں بھی منتخب نمائندوں پہ چڑھائیں، یس ہم نے اس کو تبدیل کیا۔ تو آپ اپنی درستگی کے لیے آپ کو میں یہ عرض کروں کہ الحمدللہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ، ایک منتخب کابینہ، ایک منتخب اسمبلی بھرپور طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ ایک کامیاب حکومت ہے۔ آپ اپنی حکومت کی طرف توجہ دیں کہ کس طریقے سے آپ چلائیں گے اور چل رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ شکریہ جناب، اجازت ہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا، اور شاید ایک آدھ وہ جو صحافی ہے اس کو پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے، اچکزئی ہے، اس کو میں نے اس دن شاید نور محمد صاحب کے کمرے میں بھی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا انسان کے بچے بن جاؤ، یہ بلوچستان ہے، یہ قوموں کا گلدستہ ہے، ہم بھائی چارے کی فضا میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم کبھی بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، ہزارہ، کھیتران کسی کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم صرف پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر بلوچستانی ہیں۔ پچھلے دنوں جب یہ بل پاس ہوا یہاں اسمبلی سے، قائد ایوان ایک آنریبل چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو اور اس ہاؤس کا قائد ایوان ہوتا ہے، اس نے اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے یہ یقین دہانی کروائی، کمٹمنٹ دی کہ اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ترمیم لانا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، پازیٹیو ترمیم آپ لائیں۔ دیکھیں آئین پاکستان 73 کے آئین کی اس وقت 22-23 تک ترامیم چلی گئی ہیں، واحد ایک کتاب ہے جس میں تا قیامت کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی ایک زیر زبر کا اضافہ نہیں ہوگا جناب چیئرمین صاحب، وہ ہے قرآن مجید، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی کو ترمیم یا ایک زیر زبر پیش لگانے کی نہ طاقت ہے، نہ جرأت ہے، نہ اس میں گنجائش ہے۔ قانون سازی ہوتی ہے، مختلف بل پہ قانون سازی ہوتی ہے، اس میں ترامیم آتی ہیں، آپ کے کون سا سب سے زمین پہ ایک مملکت کے لیے اس کا آئین مقدس کتاب کی صورت میں ہوتا ہے،
चेयरमैन साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। नस्ला ज़ेर साहब, जब उसमें तरमीम हो सकती है तो एक सूबाई, अब मैं माजरत के साथ अपने ऑनरेबल, मेरा मेंबर है, मेरा साथी है, मेरा जेल का साथी है, इधर का साथी है, हर तरीके से हम 2 टर्नओवर तो इकट्ठे रहे हैं, फिर जेल में हम इकट्ठे रहे। नहीं, इसमें सरदार साहब, इसमें जो बिल है उसमें इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये भी है कि जो सिंडिकेट के अरकान थे, इससे पहले अरकान असम्बली उसके मेंबर थे, फिर प्रोफेसर्स एसोसिएशन का एकेडमिक का था, फिर तुलबा की नुमाइंदगी थी। सीएम साहब ने इसकी यकीन दहानी कराई थी। क्या आप इसमें मजीद आप लोग तरमीम कर सकते हो? फिर उसमें किसी स्टेज पे भी आप तरमीम कर सकते हैं इसके। ये नऊज़ बिल्लाह, मुझे बात करने दें नसरुल्लाह साहब। नऊज़ बिल्लाह, ये कुरान शरीफ नहीं है कि हम इसमें कोई जेर ज़बर लगा सकते हैं। हर कानून साजी में उसके रस्ते खुले होते हैं। आपके 1896, 1890 के जो कवानीन है उनमें उसको ये नहीं कहा गया कि ये इसको रद्दी की टोकरी में फेंको बस नए सिरे से, नहीं, उसमें तरामीम आती हैं, उसमें जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, उसमें किसी आईन पाकिस्तान उसकी इजाजत देता है कि आप किसी स्टेज पे भी उसमें अगर कोई पॉजिटिव तरामीम लाना चाहता है, और फिर ये अक्सरियत राय से इस हाउस से पास हो चुका है, कैद आवान ने इस पे कमिटमेंट दी हुई है। एक बात, दूसरी बात सुन ले चेयरमैन साहब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। नसरुल्लाह, हमने आपको सुना, प्लीज। अब गुजारिश ये है कि मैं गैलरी में अपने कानून से सुन रहा था नसरुल्लाह साहब मोबाइल पे कि जी ये जो है ना अचानक लाया गया और आप लोग ये पश्तूनों के साथ जुल्म है, ये इसकी वर्डिंग थी, मैं रोजे के साथ बोल रहा हूं, और आप लोग जलूस का बंदोबस्त करें, यूं माइक इसने देखें, ये कोई पश्तून बलोच, मैंने उस दिन भी कहा, आज भी मैं एक अगस्त हाउस में, मुझे आप अपनी बात में बहुत सारी बातें आप बाहर कहते हैं, वो अभी मैं यहाँ कह दूं। आप बहुत सारी बातें आप कहते हो निजी महफिलों में आप कहते हो, तो मैं यहाँ बयान करूं, फिर आप क्या करेंगे? बैठ जाए। बिल्कुल देखो, ये मैंने कानूनी बात की, इस बिल का, ये जो बिल आपने लाया है इसमें कानूनी नुकात है, जिस तरह आपने पॉइंट ऑफ किया था। जी, आपके पॉइंट्स आ गए। मैं कह रहा हूँ इसको स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दो। आप क्यों घबरा रहे हो? एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, एक हफ्ते में दोबारा हम भी आपका साथ देंगे, जो जिस तरह हाउस कहेगा उसी तरह कर लेंगे, हम भी आपका साथ देंगे, इसमें क्या मसला है? एक कानून है, एक तरीकाकार है, मेजॉरिटी है, वोटिंग है, इस पे आप छोड़ देना, मुझे बात करने दे आप ठीक है। तो गुजारिश ये है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि पश्तून बलोच किसी कौम का यहां पे सवाल ही नहीं उठता है। ये बलोचिस्तान है, ये जितना हक मेरा है उतना नसरुल्लाह का है, उतना आप इस एक कौम से ताल्लुक रखते हैं आपका है, इसी तरीके से मुख्तलिफ अक़वाम का ये एक गुलदस्ता है। खुदा का वास्ता ये चीजों को छोड़े, आपका यहाँ पे आपकी कम्युनिटी का गवर्नर रहा है या नहीं रहा है? देखें जी, बिल्कुल रहा है। ये अगस्त हाउस में जो है कौमियत की बुनियाद पर ओहदे तकसीम करना ये मुनासिब भी नहीं है, गलत है। हम इसी बलूचिस्तान का 2 दफा वजीर आला पश्तून रहा है या नहीं रहा है? सरदार नवाब बारोजई और उसका बेटा। देखिए, ये किसी को कोई रोक नहीं सकता है, ये एक जमहूरी अमल है। जमहूरियत के तहत कल इमरान खान था, उन्होंने उधर तब्दीली लाई, कल जाम कमाल था, इधर एक तब्दीली जमहूरी तरीके से लाई। ये सब का सूबा है, इसमें खवातीन से लेकर कौमों से लेकर सबका इतना ही हक है इस कुर्सी के लिए, जितना जाम कमाल का था, जितना सरदार सनाउल्लाह ज़ेहरी का था, जितना डॉक्टर मालिक का था, जितना आज मीर कदूस का है। तो हमारी गुजारिश है कि इसको किसी गलत रंग ना दें कि इस बलूचिस्तान में हम रिश्तों में जुड़े हुए हैं, हमारी औलादें रिश्तों में जुड़ी हुई हैं। तो मेरी इससे 10 बस्ता गुजारिश है कि आप अच्छी तरमीम ले आए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। क्यों आपकी बात एक आप बार बार कहते हैं, वो हो चुका है, मुझे उससे बात करने दो, मैं आपसे बैठ जाए सरदार केतरान साहब, बैठ जाए, मैं बता देता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि बार बार इंटरप्ट कर रहा है, जबरदस्ती इस ऐवान में किसी के एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक तशरीफ रखिए सरदार केतरान साहब, तशरीफ रखिए। ऑफ ऑर्डर पे उठा सकते हो।
جناب چیئرمین، ابھی آپ نے 2 بل منظور کرائے، 2 بل. وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے او کرائے تھے، کوئی آسمان نہیں گرا. اس میں آج سے 4 دن پہلے جو چیریٹیز رجسٹریشن ریگولیشن اینڈ فیسیلیٹیشن کا ترمیمی مسودہ قانون تھا، وہ پہلے 2019 میں یہاں سے منظور ہوا تھا. جب منظور ہوا اس میں بہت سنگین غلطیاں کی گئی تھی، اس لیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے نہیں ہوا تھا. اس وقت جلدی میں ہم نے منظور کیا. پھر میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا، جناب احمد نواز صاحب چیئرمین تھے. 4 دن پہلے ہم نے اس مسودہ قانون کو دوبارہ زیر غور لایا. میں نے پوچھا کہ کیوں لایا؟ بولتے اس میں ڈپارٹمنٹ نے کہا اس میں بہت سنگین غلطیاں ہوئی ہے جو ہم نے دوبارہ ٹھیک کرایا. میری ریکویسٹ یہ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے تمام ممبران سے، کہ یونیورسٹی کا بل بہت، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ حکومت کے پاس اختیار جائے گا گورنر سے. ان میں سے ایک چیز ہے. باقی جو ایکٹ ہے، اس ایکٹ میں آپ یقین مانیں پروفیسرز، تمام پروفیسر وداؤٹ کسی کمیونٹی کے، آفیسر ایسوسی ایشن کا صدر اس وقت وہ ایک پشتون نہیں ہے. امپلائز کا صدر یونیورسٹی کا ایک پشتون نہیں ہے. وہ یہاں یونیورسٹی کے باہر آئے تھے، ہم گئے تھے 5 لوگ. ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا 5 روز کے لیے، ہفتے کے لیے. وہاں سے آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ مٹا لے. ہم جو ہے نا دوبارہ اسمبلی کے فلور پہ آئے رہیں گے. ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، آپ نے بھیجا تھا جناب چیئرمین. ہم گئے وہاں پر، ان سے وعدہ کر کے آئے تھے. پھر گورنر صاحب نے بھی ایک بہت طویل ایک قانونی آئینی ایک لیٹر لکھا ہے جناب سیکریٹری صوبائی اسمبلی کو. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اگر اس میں غلطیاں ہیں ہم دوبارہ لائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ 1 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کرے. وہ جو ہے نا جو اس میں خامیاں ہے، جو پروفیسر کے اعتراضات ہے، جو امپلائز کا، جو اسٹوڈنٹ کا، جو یونیورسٹی کا سب سے مین سٹیک ہولڈر وہاں کے اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں، پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں. جب ان کے اعتراضات اس بل پہ ہے کہ آپ ہم سے شریک کریں، ان کو بلائے، ان کو سنے. کل بلائے اجلاس، پرسوں بلائے، ترسوں کے اسمبلی کے فلور پہ دوبارہ بل کو لاؤ تاکہ ان کے تحفظات کو ہم دور کر سکے. یہ والی بات نہیں ہے کہ اس میں اختیارات کس سے جائیں گے، کس کے پاس نہیں. وہ ایک الگ ایشو ہے، ایک پوائنٹ ہے. اس میں 100 غلطیاں ہے، میں نے پڑھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. آپ لوگ مہربانی کریں، میری تمام سینئر پالیٹیشنز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں. میں اس قانونی نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ اس بل میں 100 غلطیاں ہیں. اس کو اس طرح بلڈوز نہ کریں. جب آپ بلڈوز کریں گے تو دوبارہ وہ آئے گا جس طرح پرسوں یہ 2 بل آج ابھی ہم نے منظور کیے تھے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، برادرانہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، کہ یہ بہتر طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کریں. تھینک یو.